बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। पाकिस्तान से एक बड़ी अहम खबर आ रही है और कल से इसकी चर्चा ज्यादा होना शुरू हुई। एक्चुअली बात यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब उसके भविष्य में वो आर्मी का चीफ रहेगा या क्या बनेगा, इसको लेकर के पाकिस्तान की संसद बैठने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हारने के बावजूद आसिम मुनीर ने खुद को प्रमोशन दिला लिया, शहबाज शरीफ को कहकर के खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया। अब उसका जो ऑफिशियल कार्यकाल है वैसे उसको इस साल 28 नवंबर को अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमने आपको बताया है पहले भी कि उसने शहबाज शरीफ को कह करके अपने लिए कानून में परिवर्तन करके आर्मी चीफ का टेन्योर 3 से 5 साल का करवा लिया। अब इसके लिहाज से उसका आर्मी चीफ का जो पद है वो 2027 नवंबर तक के लिए रिजर्व हो गया। लेकिन उसके लिए फिर एक नोटिफिकेशन की जरूरत है, वो नोटिफिकेशन हुआ नहीं। हम लोग परसों चर्चा कर रहे थे आपके साथ कि इस बात को लेकर के उनके बीच को चल भी रही है, तनातनी चल रही है। आसिम मुनीर ये चाहता है कि इस साल उसके लिए फ्रेश फर्दर 5 साल के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाए आर्मी चीफ, कि वो अगले 5 साल के लिए आर्मी चीफ रहेगा। क्योंकि शहबाज सरकार ये चाहती है कि 2 साल जो पिछले कानून के परिवर्तन के बाद उसके बनते हैं वो 2 साल ही वो रहें। आज क्या नया है? आज एक दिन का सत्र पाकिस्तान की संसद का बुलाया गया है और उसका कुछ एजेंडा है। यह बात क्लियर किसने की? यह बात क्लियर की बिलावल भुट्टो ने। बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी इस सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो के पिताजी आसिफ अली जरदारी वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने यह दावा किया कि ये नवाज शरीफ की पार्टी वाले और खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये मेरे पिता मतलब राष्ट्रपति से के पास एक डेलीगेशन लेकर के मिलने के लिए गए और इन्होंने कहा कि हम आपकी पार्टी के साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जिसको 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाएगा पाकिस्तान में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है ये किस लिए किया जा रहा है? तो इसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 243 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आर्टिकल 243 क्या बताता है? वो आर्टिकल 243 जिक्र करता है पाकिस्तान के संविधान में कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहां की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा। वो बताता है कि नियुक्तियां आर्मी चीफ की, एयरफोर्स चीफ की या नेवल चीफ की वो कौन करेगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, ये सारी बातें उस आर्टिकल 243 में लिखी हुई हैं। और ये बात बिलावल भुट्टो ने कही कि उसी आर्टिकल को अमेंड करने के लिए हमारा साथ मांगने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आए थे। तो उसमें क्या परिवर्तन करना चाहता है? उसकी कुछ जानकार वजह यह बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल नाम का कोई जिक्र पाकिस्तान के संविधान में नहीं है। इसलिए आसिम मुनीर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देने के लिए फील्ड मार्शल शब्द उसमें जुड़वाया जाएगा। फील्ड मार्शल का पद वैसे भी आजीवन होता है, लेकिन सेरेमोनियल होता है। असली ताकत आर्मी चीफ के हाथ में होती है। तो फिर आसिम मुनीर संविधान में परिवर्तन करा के अपने लिए क्या चाहता है, इसकी बात जो है वो बार बार की जा रही है। ये सवाल वहां के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार से हुआ। सीधा पूछा रिपोर्टर्स ने कि आप सेना के प्रमुख को लेकर के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में परिवर्तन कराना चाहते हैं क्या? तो वो उसका जवाब देने से बचने लगे। इसने इस बात को और कंफर्म कर दिया कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। आप सुनिए जरा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात। क्या खबर है? आज पाकिस्तान में बड़ी चर्चा है कि कुछ बड़ा हो सकता है पाकिस्तान में। आसिम मुनीर क्या लाइफ लॉन्ग कोई पोस्ट ले लेगा? देखिए शहबाज सरकार 2 चीज़ों पर काम कर रही है। संविधान संशोधन प्रस्ताव जो लेकर आ रही है, एक तो ये है कि जो उनके भी सेना प्रमुख जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उन्हें एक स्थायी रूप से एक फील्ड मार्शल की पद देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी वहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ये कार्यकारी पद है सेना प्रमुख का, और फील्ड मार्शल को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। तो अब उनको मुझे लगता है कि संविधान की दृष्टि से उन्हें कोई पावरफुल पद दिया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ताकत को कम करने के लिए भी एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। वहाँ एक एडिशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी वो नियुक्त करने जा रहे हैं वहाँ पर सरकार, जिसमें उसके पास ये पावर होगा कि वो जजों का ट्रांसफर कर सके। अभी जजों का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम करता है।
सरकार ये प्रस्ताव लेकर आ रही है कि अब सरकार जो है वो तय करेगी कि कौन जज कहां पर जाएगा। बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करना है और आसिम मुनीर को असाधारण पावर देना है, जैसे आसिम मुनीर एक तो कोर्ट के आने से बच सके, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको मामले में दखल न दे सके, उसे इतना पावरफुल बना दिया जाए कि उसको लेकर ना सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर सके, सिर्फ राष्ट्रपति उसके बारे में निर्णय ले। और मुझे लग रहा है उसे असाधारण ताकत देने के लिए जुडिशरी के लिए वो परिवर्तन ये कर रहे हैं कि आमतौर पर हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो उसकी एक संख्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने जज होंगे, फिर उसी में चीफ जस्टिस जो होते हैं वो रोस्टर बनाते हैं कि भाई ये मामले ये बेंच देखेगी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है जो संविधान से जुड़े मामले सुनती है। पाकिस्तान में ये किया जा रहा है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट में अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक अलग सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच बनाई जा रही है जो संविधान से जुड़े मामलों को सुनेगी। ये जो मैं आपको कह रहा था आर्टिकल 243 बिलावल भुट्टो ने कहा जिसमें हम अमेंडमेंट करने वाले हैं, इसका शीर्षक ही है आर्म्ड फोर्सेज और जी देखिए फिर ऊपर है कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। दूसरा सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। तीसरा क्लॉज इसका कहता है प्रेसिडेंट शैल हैव सब्जेक्ट टू लॉ हैव पावर टू रेज एंड मेंटेन द मिलिट्री टू ग्रांट कमीशन इन सच फोर्सेज, मतलब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति पैसा ग्रांट करेगा। एंड प्रेसिडेंट शैल ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इसमें कहीं फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान में तो पहले भी फील्ड मार्शल रहा हुआ है। नहीं अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया था, तो उसने तो कोई परिवर्तन नहीं कराया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको फील्ड मार्शल होने में क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा? देखिए महत्वपूर्ण, चूंकि हम लोगों ने अभी बिल देखा नहीं है, राष्ट्रपति की ताकत को कम कैसे किया जा सकता है? अभी वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी वही है, समूचे तीनों आर्म फोर्सेस का कमांड उसके हाथ में है। क्या नॉट लीगली राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की बात मैं कर रहा हूं, राष्ट्रपति जैसे हमारे यहाँ जैसे वहां पर है। बिल्कुल। आसिफ मुनीर क्या ये चाहते हैं कि फील्ड मार्शल होने के नाते सेना का पूरा कमांड जो है वो उनके हाथों में हो, न कि राष्ट्रपति के हाथों में, ताकि सेना हमेशा उनके नियंत्रण में रहे, आजीवन उनके नियंत्रण में रहे? क्या इस पर या इसी दिशा में कोई काम हो रहा है? क्योंकि जब तक ये पूरा आप बिल देखेंगे नहीं, पता नहीं लग सकता है। तर्क इसी दिशा में चल रहे हैं कि आर्म फोर्सेस कैसे उनके कमांड में हो, कैसे उनके नियंत्रण में हो, और इस पर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस न ले सके, इस दिशा में काम करने की बात की जाए। और ये हो रहा है ऐसा कुछ एग्जैक्टली क्या, ये तो नहीं पता। ये बिलावल भुट्टो ने कह दिया और अभी आपने मिनिस्टर की पत्रकारों ने बात की है इस पर टेलीविजन, और वो जवाब देने से बच रहा है वहां का मंत्री सीधे इस सवाल पर। सर वही जो बात मैं कह रहा था, अयूब खान भी तो फील्ड मार्शल था, नहीं, लेकिन वो तो ये भी वैसे फील्ड मार्शल रह सकता है। की बात नहीं है ना, वो जनरल के तौर पर भी उसको पढ़ाना चाहते हैं। फील्ड मार्शल तो एक तरह से वो है, अवार्ड है, कोई उसका उससे संबंध नहीं है ना। जैसे आप सिविलियन अवार्ड्स देते हैं उस तरह के अवार्ड की बात है, वो जनरल को करना है। मैं पूरा उनका देख रहा था कि अभी ये नवंबर में 27वां अमेंडमेंट डाला जिस बिल पर आज चर्चा हो रही है, और उससे पहले 2010 में जो ये आर्म चीफ हैं पाकिस्तान की सेना के, उनके लिए टेन्योर के लिए एक अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद 2019 में जो पहले उनका टेन्योर फिक्स किया गया 3 साल का, फिर 2024 में उसको 5 साल किया गया, और अब उसको वो मतलब उस समय के लिए किया गया था। तो वो 27वां अमेंडमेंट में चाहते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा बदलाव कर दिया जाए ताकि परमानेंट तरीके से ये बदलाव हो जाए, क्योंकि अभी इनका 27 में पूरा हो रहा है, फिर उनको 30 तक करना है। तो वो चाहते हैं कि 5 साल के लिए उनको बना दिया जाए, ये एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। लेकिन मेरे को तो हैरानी है, जिस सरकार के खुद का 5 साल का भरोसा नहीं, वो सरकार किसी दूसरे चलेगी कि नहीं चलेगी? कोई सरकार 5 साल नहीं चली, लेकिन हो सकता है ये चल जाए। ये कैसे भूल जाते हैं कि भारत के अंदर जो इमरजेंसी 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, वो बिना विपक्ष का सरकार नहीं चल पाई थी, लेकिन लाया गया और बड़ा भारी परिवर्तन किया गया था। नहीं, अब सवाल हमारे लिए इसमें बात करने लायक ये है, क्या हमें लंबे वक्त तक आसिम मुनीर से डील करना पड़ेगा? त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि दूध तभी उबल कर बाहर आएगा जब वो पूरी तरह से गर्म हो जाए और ध्यान न दिया जा सके, क्योंकि अगर वो दूध उबल के रह जाएगा तब तो फिर वो गर्म दूध ही हो जाएगा ना। लेकिन अगर दूध उबल कर बाहर गिरेगा तो मुझे पाकिस्तान में अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये उबल कर बाहर गिरता हुआ दिख रहा है। मुझे परवेज मुशर्रफ के रास्ते पर आसिम मुनीर दिख रहे हैं, उनको तरीका पता है कि किस तरीके से जाना है, तो शायद वो तरीका वो ले जा रहे हैं।
और अगर कोई उनका अधिकार बढ़ाने या उस तरह की चीजें हैं, तो आपने ठीक सवाल किया कि फील्ड मार्शल के तौर पर तो उनके पास बहुत अधिकार ही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें लंच, डिनर और मतलब जितने तरह के सुख सुविधा वाले हैं और स्वागत वाले हैं वो सब कर रहा है। इसके बाद जरूरत क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको कुछ जगहों पर लग रहा है कि ये लूप होल्स हैं जहां हम अगर सत्ता परिवर्तन करते हैं या तख्ता पलट करते हैं तो उसमें हमें वो अधिकार चाहिए, और उसी में जुडिशरी के पावर कर्टेल भी हो सकता है, उसी में संसद के पास जाने की जरूरत न पड़े किसी विशेष परिस्थिति में, वो अधिकार असीम मुनीर को देना हो सकता है। लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमें लंबे समय तक तो ये झेलना ही पड़ेगा। वो तो मैं कहता हूं जब तक ये पाकिस्तान ऐसे रहेगा तब तक झेलना पड़ेगा। लेकिन शायद असीम मुनीर सेनाध्यक्ष से आगे जो टॉप पोस्ट है यानी राष्ट्रपति की कुर्सी है, उस पर हम असीम मुनीर को बैठा हुआ देखेंगे, जिस दिशा में वो जाना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति निश्चित तौर पर अब जो इधर वो जाना चाह रहे हैं उनकी कोशिश वही है। आगे खबर पाकिस्तान से जुड़ेगी। ये खबर भी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ये न्यूक्लियर टेस्ट वाली बात कही, इस बयान के बाद चीन ने ट्रंप के आरोपों को गलत बताया है। आपको मालूम है कल ट्रंप ने वहां पर एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोग कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा रूस करता है, चाइना करता है, नॉर्थ कोरिया करता है और पाकिस्तान भी करता है, तो इसीलिए बाकी दुनिया कर रही है तो हमें भी करना चाहिए, न्यूक्लियर परीक्षण करना चाहिए। लेकिन अब चाइना की तरफ से ऑफिशियली इस बात का खंडन किया गया है। चाइना ने कहा है कि हम एक नियमों को मानने वाला देश हैं और हमने कभी, जब पिछली बार अंतिम बार उन्होंने 90 में किया था शायद, उसके बाद से हमने कभी न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया। ट्रंप गलत बोल रहे हैं, ये बात क्लियर कर दी चाइना ने। लेकिन इसके बाद उम्मीद हो रही थी कि पाकिस्तान भी कुछ बोलेगा। पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज नहीं किया है। पाकिस्तान ने ट्रंप के दावे को कि वो वक्त वक्त पर न्यूक्लियर परीक्षण करता है, उसने इस बात का कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने दावे पर कायम हैं कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो छिपकर परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, और उन्होंने इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताया था और कहा था कि अब अमेरिका इसमें पीछे नहीं रहेगा और अपने लिए भी वो परमाणु परीक्षण करेगा। तो एक दो बातें इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस पर कुछ बोला क्यों नहीं, टिप्पणी क्यों नहीं की। दूसरा, पाकिस्तान के कुछ लोगों को मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, और उनका कहना यह था कि हमें इस चीज से खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचें, पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि ट्रंप ने उनको किन देशों की श्रेणी में रखा। इसमें वो चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया को डालते हैं। ये रोग नेशंस मानता है अमेरिका इनको, जो दुनिया में मतलब दुनिया में अवस्था फैलाने वाले, दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर को न मानने वाले देश हैं। तो हमें रोग नेशंस की कैटेगरी में ट्रंप ने डाल दिया, इसको मानिए, भले ही वो हमसे किसी भी वजह से इस वक्त गले मिल रहे हो। तो ट्रंप ने कैसे पाकिस्तान का नाम लिया था। और हां, इसमें एक पाकिस्तान के पत्रकार का एक इंपॉर्टेंट बयान दिखा। उनका यह कहना था कि करते हो हम न्यूक्लियर टेस्ट, मान ले कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है, इससे क्या बदल जाएगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर था, आगे भी रहेगा। इंडिया न्यूक्लियर पावर है, वो न्यूक्लियर पावर रहेगा। फर्क इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया डिक्लेयर कर चुका है कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। तो आप 100 के बजाय 150 न्यूक्लियर बम बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत को। सुनिए। Especially on the nuclear strikes, nuclear tests that you were talking about. Are you talking about literally resuming underground nuclear detonation tests? You'll find out very soon, but we're going to do some testing, yeah. Other countries do, and if they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you will resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बयान आया पाकिस्तान के भारत में राजदूत रह चुके अब्दुल बासित का। सर शायद जानते भी होंगे पर्सनली, क्योंकि लंबा वक्त 3-4 साल रहे थे यहां पे वो। इन्होंने कहा कि मैं दावा कर सकता हूं कि अगर ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो भारत थर्मो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, हाइड्रोजन बम। यह पाकिस्तान का भारत में रह चुका राजदूत कह रहा है कि भारत थर्मो न्यूक्लियर बम का परीक्षण करेगा। क्यों? उनका कहना था कि हमने जो 1999 में 98 में न्यूक्लियर परीक्षण किए थे, 5 बम किए थे, 5 विस्फोट किए थे, उसमें से कुछ न्यूक्लियर थे और कुछ थर्मोन्यूक्लियर। एक थर्मोन्यूक्लियर था उसमें, जिसको बाद में दुनिया को यह लगा कि शायद भारत उसमें वो उस हद तक कामयाब नहीं हुआ जितना हम सोचते थे। तो वो एक काम पेंडिंग है भारत का, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, इसको हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं, उसका परीक्षण करना। तो हमने एक दिन पहले भी आपको बताया था क्या अंतर होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में और हाइड्रोजन बॉम्ब में। न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियस को, एक एटम को स्प्लिट करके, फिजन जिसको कहते हैं, उससे बनता है। और थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब उसका रिवर्स प्रक्रिया है, 2 एटम को जोड़ के जो एनर्जी निकलती है उसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। दोनों टेक्निकली अलग चीजें हैं, अलग विज्ञान है।
भारत उस दूसरे विज्ञान में भी पारंगत है और वो इसको साबित करना चाहता है जो वो पहले नहीं कर पाया। ये बात अब्दुल बासित का कहना, क्या अमेरिका एक पैंडोरास बॉक्स खोलेगा अगर उसने ये कर दिया जो वो कह रहे हैं? और क्या भारत वाकई में हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करना चाह रहा था और किया था? नहीं, देखिए वो तो हुआ था 13 मई 1998, दो हुए, 11 मई को हुआ और 13 मई को हुआ। जब 13 मई को हुआ तो उसमें 3 विस्फोट हुए थे, उसमें एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था। ओके। और इसका सरकार ने मतलब औपचारिक तौर पर भी ऐलान किया, कोई ऐसे चोरी छुपे नहीं किया। सरकार ने पूरा स्टेटस बताया था कि भाई हमने क्या क्या किया है, उसकी एनर्जी, उसका पावर और वो सब डिवाइस के बारे में भी बताया गया, जैसे आपने भी जिक्र किया कि न्यूक्लियर उसके लिए और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के लिए भी। भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है कि नहीं मुझे पता, लेकिन तैयार है, सक्षम है, इसमें तो कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। कल भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि ट्रंप जब कह रहे हैं तो इसकी मतलब जानकारी उनको होगी तब वो ऐसा बोल रहे हैं ना। और वो आपने कहा कि वो कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि रोग नेशन में डाल दिया, तो ये तो बहुत स्वस्थ कुशल राष्ट्र है पाकिस्तान। आप इसको बल्कि रोग नेशन के एक बड़े ग्रुप में डाल दिया तो इनको तो प्रमोशन ही है ना एक तरह से। तो वो कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका की जानकारी के बिना ये नहीं हो सकता। मुझे तो हैरानी है कि अमेरिका को पाकिस्तान का सहारा क्यों लेना है। यदि उनको न्यूक्लियर टेस्ट करना है 32 साल बाद, 92 में किया था, 33 साल बाद कह रहे हैं, 33 साल, हाँ, सितंबर 1992 में किया था लास्ट उन्होंने। तो उसके बाद अब जब करना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान के एक्सक्यूज की क्या जरूरत है अमेरिका को? हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी सर इसमें ट्रंप तो बोल गए, होता यही है, ये बोल जाते हैं, फिर इनके पीछे लोग जो है संभालते रहते हैं, सफाई देते रहते हैं। इनके जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं, मतलब ऊर्जा मंत्री, उनको इस पर सफाई देनी पड़ी। त्रिपाठी जी कल नहीं थे तो इस पर उनका कमेंट में ले लूँ, कल से ही ये बहुत ज्यादा दुनिया में छाया हुआ है न्यूक्लियर। तो ट्रंप के ऊर्जा मंत्री को ये कहना पड़ा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने वाले, हम न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे। अभी हमें न्यूक्लियर टेस्ट के लिए राष्ट्रपति की तरफ से आदेश नहीं है। हाँ, एक बम ले जाकर उसको डिलीवरी उसकी करना, उसमें जितने कंपोनेंट लगते हैं उसको टेस्ट हम करेंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है दोनों ही वॉर मॉन्गरिंग की श्रेणी में आता है। आप न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात कर रहे हैं तब भी, और जो 5-5.5 हजार जिसके पास अलग अलग वॉरहेड्स हों, कैपेबिलिटी हो, न्यूक्लियर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अमेरिका के पास, रशिया के पास और चाइना के पास नहीं हो, तो वो कौन सा नया काम कर लेंगे। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि हम ये और खतरनाक हो गया ना, न्यूक्लियर टेस्ट तो आप अपनी क्षमता चेक करते हैं कि आप किस तरह का परमाणु हथियार बना सकते हैं। और जब आप कहते हैं कि न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स होंगे आप उनको कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं, जितने कंपोनेंट होंगे उनको आप एक तरह से असेंबल करने का प्रयास करेंगे कि आप तैयारी कितनी, तो ये तो युद्ध की तैयारी हो गई। ये तो सीधे यानी आप किसको टारगेट करने पुतिन ने किया ना, पुतिन ने मिसाइल और वो टॉर्पीडो टेस्ट किया। पुतिन ने भी वही किया जो उसका घंटों उसका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली जो मिसाइल घूमती रही। और ये खतरनाक है, ये मतलब किसी भी तरह से। और ये भी हो सकता है कि जब दुनिया में आलोचना बढ़ी हो तो ये कहा गया होगा कि अब अगला टेस्ट करने की बजाय हम ये काम करते हैं। और अभी जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अब दुनिया में जगह कितनी बची हुई है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये कहां करेंगे, और अमेरिका के पास तो ऐसी जगह दिखती नहीं, कितना नीचे करेंगे, कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो एक दूसरे को क्या कहते हैं धमकाने की कोशिश है वो है, लेकिन इस धमकाने में कहीं न्यूक्लियर वॉर की तरफ न जाए, ये खतरा है। तो ये केवल धमकी नहीं है। और एनर्जी मिनिस्टर जो कह रहे हैं ना, वो उसी बात को मेरे ख्याल से एक फिनिश तरीके से कह रहे हैं। कोई इसमें कोई बड़ा फर्क मुझे नहीं लग रहा। कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान इजराइल में सेना भेजना चाहता है हमास से लड़ने के लिए, वहां पर इंटरनेशनल फोर्स के तौर पर, लेकिन वो चाहता है हमें हर सैनिक के बदले $10,000 दिए जाएं, और अब इजराइल चाहता है $100 देना। अब एक और पाकिस्तान की सेना की करप्शन को लेकर एक खबर आई। मुनीर की फौज डॉलर के लिए कुछ भी कर सकती है, यह दावा किया है जय सिंध मुत्ताहिदा महाज के अध्यक्ष शफी बुरफत ने। बुरफत ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी है, इन्होंने लिखा, कई आर्टिकल्स में छपा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना भाड़े के माफिया की तरह काम करती है। एक्स पर इन्होंने पोस्ट करके लिखा कि पाकिस्तानी आर्मी की नजर सिर्फ पैसा कमाने पर होती है, ये अपने फायदे के लिए ही किसी से वफादारी करते हैं और किसी के साथ धोखा करते हैं। शफी बुरफत आगे कहते हैं कि इसी की वजह से इन्होंने ग्लोबल ट्रस्ट और राष्ट्रीय अखंडता दोनों को नुकसान पहुंचाया। आसिम मुनीर की कट्टरपंथी सोच की भी इन्होंने आलोचना की और कहा कि पाकिस्तानी सेना के नैतिक और राजनीतिक पतन ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग और बदनाम कर दिया है। और फिर उन्होंने पूरा उदाहरण देकर के बताया कि आप जब सोवियत से लड़ रहे थे तो आप अमेरिकी डॉलरों पर क्या करते थे,
फिर जब वॉर ऑन टेरर बुश ने शुरू किया तो आपने अफगानिस्तान और तालिबान के साथ लड़ाई करने के नाम पर पाकिस्तान की सेना ने कैसा पैसा बनाया, वो पैसा पाकिस्तान ने नहीं बनाया। उन्होंने कहा वो पैसा सिर्फ पाकिस्तान की सेना ने कमाया और उसका नुकसान पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान ने भुगता। सर देखिए, पहली बात तो कि जो हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, यदि ये शुरू हो जाता है तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में ये कोई एक देश नहीं, सीरीज ऑफ कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। जापान भी इसके लिए मन बना चुका है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और नाटो के कई सदस्य देश भी इस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो सीटीबीटी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसकी कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा, और दुनिया सब लोग दुनिया में एक नए तरीके से परमाणु जो हम कहते हैं ना प्रसार, वो एक नए तरीके से बनेगा। मुझे लगता है कि इस दिशा में कोई भी आगे जाने के लिए तैयार आज के दिन में नहीं है। ये जो गीदड़ भभकी है बस गीदड़ भभकी तक ही रहने वाली है। दूसरी बात, कल भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान यदि भेजती है इजराइल में सेना, खास करके फ़लस्तीनी इलाके में, और वो भी हमास से लड़ने में, तो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म होगा, जो विद्रोह होगा, वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ घर में होगा जी। उसे दबा लेती है, कुचल देती है, ये और बात है। लेकिन एक तो कि इस्लामिक जगत में उसकी थू होगी, जो इस्लामिक कंट्रीज का वो एक नेता के तौर पर अपने आप को खड़ा करना चाहता है जी। उसमें उसके लिए परेशानी होगी, और दूसरा घर पर उसको परेशानी होगी, क्योंकि मुस्लिम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जमाते इस्लामी जो है वो तुम उनको छोड़ने वाला है क्या? वो तो वो ट्रेलर दिखा चुके हैं।